हेलो एवरीवन। आज हम फॉरेन एक्सचेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ये देखें कि विदेशी विनिमय जो होता है उसका क्या अर्थ होता है और विदेशी विनिमय बाजार जो होता है वो क्या होता है और विदेशी विनिमय बाजार के अंदर कौन कौन से प्रकार के जो है सौदे होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। विदेशी विनिमय से शुरू करते हैं। जब हम विदेशी विनिमय की बात करते हैं तो उसके अंदर हम विदेशी विनिमय का जो है दो अर्थों में प्रयोग करते हैं। एक तो उसका संकुचित अर्थ और दूसरा उसका विस्तृत अर्थ। तो पहले हम जो है संकुचित और जो विस्तृत अर्थ है उन दोनों के बारे में जानेंगे। विदेशी विनिमय का विस्तृत अर्थ। पहले आप जो इसमें हर्टले विदर्श की जो है डेफिनेशन देखते हैं, जो कि अपने आप बता देगी कि विदेशी विनिमय जो है उसको किस किस अर्थ में हम लेते हैं। विदेशी विनिमय अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं में परिवर्तन की कला और विज्ञान है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक देश जो होता है उस देश की सीमा के अंदर जो है एक मुद्रा चलती है और दूसरे देश की सीमा के अंदर अलग मुद्रा चलती है। तो एक देश की मुद्रा जो होती है वो दूसरे देश के अंदर जाकर के क्रय विक्रय का कार्य नहीं कर सकती और दूसरे देश की मुद्रा जो है पहले देश के अंदर जो है खरीदारी का कार्य नहीं कर सकती। तो ऐसे में जब विभिन्न प्रकार के देश जो होते हैं आपस के अंदर जब वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात करते हैं तो पहले उन्हें जो है एक देश से जिस देश से उनको आयात करना होता है उस देश की मुद्रा के उस देश के अंदर जो है मुद्रा प्रचलित होती है उस मुद्रा को खरीदते हैं, यानी अपनी मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि भारत जो है यूएसए से जो है सामान खरीद रहा है। अब भारत को जो है पहले अपने रुपए को जो है डॉलर के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो भारत को जब डॉलर के अंदर कन्वर्ट करना होगा तो वो कौन सी जो है सिस्टम होगा जिसके अंदर भारतीय मुद्रा का जो है डॉलर में परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार से ये जो मुद्राओं का परिवर्तन होता है उसकी विज्ञान और कला जो है वो विदेशी विनिमय जो है होता है। स्नाइडर के अनुसार जिन साधनों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों में किया जाता है उनको विदेशी विनिमय कहते हैं। यानी कोई भी सामान हो सकता है, चाहे वो एक देश की मुद्रा हो, सोना हो, चांदी हो, उसमें कुछ भी शामिल हो सकता है जिसका हम जो है प्रयोग करते हैं दूसरे देशों को भुगतान करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, तो उसको हम जो विदेशी विनिमय कहते हैं। तो इसके अनुसार विदेशी विनिमय जो कला के रूप में उन संस्थाओं की कार्यप्रणाली है जो विदेशी भुगतानों में सहायता करते हैं। यानी कोई भी संस्था हो सकता है, जैसे एक देश का बैंक हो सकता है, कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली संस्था होती है जो है ये भुगतान का कार्य करती है। अब भुगतान का कार्य क्या होगा, जब मुद्राओं को एक्सचेंज किया जाएगा। तो इस प्रकार से वो सारी संस्थाएं जो एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा के अंदर कन्वर्ट करने का कार्य कर रही है या ये विदेशी भुगतान को जो है पॉसिबल बनाने का कार्य कर रही है, उन सभी को हम जो है विदेशी विनिमय के अंदर शामिल करते हैं और विदेशी विनिमय की कला में इसको शामिल किया जाता है। इसमें उन तरीकों को भी शामिल किया जाता है जिनके द्वारा विदेशी भुगतान किए जाते हैं। यानी सोने में हम भुगतान करेंगे, हम चांदी में भुगतान करेंगे, हम एक देश की मुद्रा के अंदर जो भुगतान करेंगे या एक वस्तु के बदले में हम दूसरी वस्तु को लेंगे। तो इस प्रकार से जो भी तरीका अपनाया जाता है वो सारी की सारी जो विदेशी विनिमय को एक कला मानते हैं। और ये जो भुगतान है वो किस दर पर किए जाते हैं वो भी कला का हिस्सा है। यानी एक देश की मुद्रा जो है किस दर के ऊपर जो दूसरे देश की मुद्रा के साथ में एक्सचेंज होगी वो भी जो है विदेशी विनिमय का एक कला का ही रूप है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो विदेशी विनिमय कला के रूप में जो है उस कार्य प्रणाली को शामिल करता है जिसके द्वारा जो है एक देश जो है विदेशों से किए गए आयात का भुगतान करता है। वो चाहे जो है गोल्ड सिस्टम हो, वो चाहे विनिमय प्रणाली हो, तो उसके अंदर जो है कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर वो संस्थाएं जो इस कार्य को पॉसिबल बनाती है वो सारी की सारी जो है विनिमय का कार्य करती है। तो ये जो विदेशी विनिमय का हिस्सा है। अब जो हर्टले विदर्श थे उन्होंने ये कहा कि जो विदेशी विनिमय विज्ञान भी है। तो विज्ञान के रूप में विदेशी विनिमय का अर्थ है उस दर का निर्धारण करना जिस दर पर विभिन्न मुद्राओं का विनिमय होता है। जैसे मान लीजिए एक जो डॉलर है वो बराबर 75 रुपए है। तो ये जो दर है ये किस प्रकार से निर्धारित की गई है, ये विज्ञान का हिस्सा है। तो विदेशी विनिमय विज्ञान के रूप में उस कला का उस दर का निर्धारण करता है जिस दर पर विभिन्न देशों की मुद्राओं का विनिमय होता है। तो विज्ञान के रूप में जब विदेशी विनिमय की बात करते हैं तो इसके अंदर हम जो है विनिमय दर के निर्धारण से संबंधित जो अलग अलग विद्वानों ने सिद्धांत दिए उन सब सिद्धांतों को हम इसमें शामिल करते हैं।
इसी प्रकार से जब विदेशी विनिमय दर का निर्धारण किया जाता है, तो उस विदेशी विनिमय दर के निर्धारण के अंदर कौन-कौन सी समस्याएँ आती है, विदेशी विनिमय दर के निर्धारण की क्या-क्या विशेषताएँ हैं, उन सब का अध्ययन जो है विदेशी विनिमय के अंदर किया जाता है और ये जो है विदेशी विनिमय के अंदर विज्ञान का हिस्सा है। तो कला के रूप में वो सब संस्थाएँ जो विदेशी विनिमय का कार्य करती है और विज्ञान के रूप में विदेशी विनिमय जो है विदेशी विनिमय दर का निर्धारण करता है। तो पहले विज्ञान से शुरुआत होगी कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कर दिया जाएगा, फिर उस दर के ऊपर ये देखा जाएगा कि भी कौन-कौन सी संस्थाएँ किस-किस प्रकार से जो है एक्सचेंज के अंदर मदद करती है। विदेशी विनिमय का संकुचित अर्थ। जब हम विदेशी विनिमय के संकुचित अर्थ की बात करते हैं, तो इसका अर्थ ये होता है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदला जाता है। जैसे $1 बराबर 70 रुपए। तो हम जो है रुपए को डॉलर में बदल सकते हैं। अगर हम 70 रुपए लगाएंगे तो हमें $1 प्राप्त हो जाएगा। हम डॉलर को रुपए में बदल सकते हैं। $1 में हमें जो 70 रुपए मिलेंगे। तो इस प्रकार से आयात और निर्यात को जब किया जाता है, तो उसके लिए एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलना आवश्यक होता है और ये मुद्रा जो बदली जाती है, एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा, तो उसे जो हम विनिमय कहते हैं। डेफिनेशन चैपमैन के अनुसार विदेशी विनिमय का अभिप्राय उस मशीनरी से है जिसके द्वारा विदेशी व्यापार में भुगतान किए जाते हैं। विदेशी व्यापार का मतलब इसके अंदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट शामिल होगा। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए हमें जो भुगतान करने पड़ते हैं, उस भुगतान के लिए हमें जो विदेशी विनिमय यानी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। तो ये मुद्रा हमें जो एक विशेष एक्सचेंज रेट पर मिलती है। प्रत्येक देश की मुद्रा का एक्सचेंज रेट जो अलग अलग होता है। जैसे भारत अगर डॉलर लेगा तो एक्सचेंज रेट अलग है, भारत अगर युआन लेगा तो एक्सचेंज रेट अलग है, भारत अगर पौंड लेगा तो एक्सचेंज रेट अलग है। तो इस प्रकार से ये जो भुगतान किए जाते हैं विदेशी व्यापार के, उसे हम जो विदेशी विनिमय कहते हैं। विदेशी विनिमय बाजार। बाजार से अभिप्राय उस व्यवस्था से कहिए, उस प्रणाली से कहिए, उस स्थान से कहिए जहां पर लेन देन होता है। अब अगर आप बात करते हैं वस्तु बाजार की, तो वस्तु बाजार के अंदर हम ये देखते हैं कि या सामान्य रूप से जो हम बाजार का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर हम ये देखते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं का जो है क्रय विक्रय होता है। यानी कुछ वस्तुओं के क्रेता होते हैं और कुछ वस्तुओं के विक्रेता होते हैं। फिर एक वस्तु की कीमत होती है जिस कीमत के ऊपर जो है वस्तु और सेवाओं का जो है खरीद फरोख्त की जाती है। उसी प्रकार से अगर हम विदेशी विनिमय बाजार की बात करें, तो विदेशी विनिमय बाजार में विभिन्न देशों की मुद्राओं का लेन देन होता है। तो अब उस मुद्रा के लिए जो है एक क्रेता होना चाहिए, दूसरा विक्रेता होना चाहिए और उस बीच के अंदर उसकी एक कीमत होनी चाहिए। तो क्रेता वो देश होता है जो विदेशी मुद्रा को खरीदता है और विदेशी मुद्रा को खरीदने का कार्य उस देश को करना होगा जो देश विदेश से आयात करना चाहता है। जैसे मान लीजिए भारत जो है अमेरिका से पीपी किट खरीदना चाह रहा है, तो अगर भारत को पीपी किट चाहिए तो पहले भारत को जो है अमेरिका से डॉलर जो वो लेने पड़ेंगे, अमेरिका के डॉलर। तो इस प्रकार से क्रेता उसमें वो देश होता है जो आयात करता है, विक्रेता इसके अंदर वो देश होता है जो निर्यात करता है या कोई बीच की संस्था हो सकती है, जैसे आजकल ये कार्य जो आईएमएफ के द्वारा किया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये जो क्रेता और विक्रेता होते हैं जिसके अंदर एक आयातक देश होता है, एक निर्यातक देश होता है, वो जो है वस्तुओं जो मुद्रा होती है उसका लेन देन करते हैं, उसका क्रय विक्रय करते हैं। तो जो ये विदेशी मुद्रा होती है जिस दर के ऊपर बदली जाती है, जिसको आप कीमत बोल सकते हैं, उसको विनिमय दर कहते हैं। विदेशी विनिमय बाजार के माध्यम से विदेशों में हस्तांतरण किया जाता है, क्योंकि जो विदेशी विनिमय बाजार है उसके द्वारा हस्तांतरण का मतलब क्या है कि भारत के अंदर वस्तु है। अब भारत की वस्तु जो है बांग्लादेश को जानी है, तो बांग्लादेश के अंदर वस्तु का हस्तांतरण तभी होगा जब विदेशी विनिमय होगा, यानी बांग्लादेश के पास में भारत की मुद्रा होगी। तो इस प्रकार से विदेशी विनिमय के माध्यम से जो है एक देश से वस्तुओं का हस्तांतरण दूसरे देश में होता है और साथ ही सट्टे की क्रिया का संबंध भी विदेशी बाजार से या विदेशी विनिमय बाजार से ही होता है। अब ये सट्टा का मतलब क्या होता है कि एक देश की मुद्रा, जैसे मान लीजिए कि आज जो है डॉलर है वो 75 रुपए का है, $1 75 रुपीज। अब सट्टे का मतलब ये कि आने वाले समय के अंदर
एक व्यक्ति को ये लगता है कि भाई ये डॉलर जो है 80 रुपए का होने वाला है, संभावना है, तो वो क्या करेगा, आज 75 के ऊपर डॉलर खरीदेगा, और हो सकता है कि 1 महीने के बाद में ये 80 का हो जाए, तो उसे पर डॉलर के ऊपर जो है 5 रुपए का बेनिफिट होगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि भी ये डॉलर 75 की बजाय 70 रुपए का भी हो जाए, तो उसे पर डॉलर के ऊपर जो है वो 5 रुपए का नुकसान होगा। तो इस प्रकार से जो सट्टे की जो क्रिया होती है, इसके अंदर जो सट्टा लगाने वाले होते हैं, वो भविष्य के अंदर विनिमय दर में होने वाले परिवर्तन के आधार पर जो है क्रय विक्रय करते हैं विदेशी मुद्राओं का। तो इस प्रकार से विदेशी विनिमय बाजार जो होता है, तो ये हस्तांतरण का कार्य करता है, दूसरा जो है सट्टे की क्रिया जो होती है विदेशी विनिमय बाजार के माध्यम से ही संभव होती है, क्योंकि जब तक विदेशी विनिमय बाजार नहीं होगा तब तक कोई भी जो व्यक्ति सट्टा लगाना चाहता है वो विदेशी मुद्रा को खरीद नहीं सकता, क्योंकि उसे खरीदने के लिए एक ऐसा स्थान या एक संस्था चाहिए जिसके पास वो जो है विदेशी मुद्रा का भंडार हो। तो विदेशी जो विनिमय बाजार होता है वहां पर सभी देशों की मुद्राओं का जो है लेन देन होता है। आगे विदेशी विनिमय बाजार के कार्य। विदेशी विनिमय बाजार का जो पहला कार्य होता है वो हस्तांतरण का कार्य होता है। इसको अपन ने डिस्कस कर ही लिया कि एक देश से दूसरे देश के अंदर जो वो क्रय शक्ति का हस्तांतरण होता है। जैसे मान लीजिए कि भारत जो है जापान इंग्लैंड से कोई सामान खरीदना चाह रहा है, तो इंग्लैंड की जो क्रय शक्ति है वो उसके पौंड है, क्योंकि अमेरिका के इंग्लैंड के अंदर अगर मैं कोई भी सामान खरीदना हो तो उसके लिए मैं पौंड की आवश्यकता होगी। तो इंग्लैंड के अंदर पौंड जो है वो क्रय शक्ति है कि जिसके हाथ में पौंड होगा वो जो है खरीदारी कर सकता है। अब भारत ने जो है अपनी जो मुद्रा है रुपया, उसके जो विनिमय दर थी उससे जो पौंड खरीद लिए। तो अब इंग्लैंड के अंदर जो क्रय शक्ति थी, जितने के भारत के पास में पौंड है उतने की क्रय शक्ति भारत के हाथ में आ गई है, और इस प्रकार से भारत के अंदर जो है वस्तुओं का हस्तांतरण संभव होता है। तो इस प्रकार से विदेशी विनिमय बाजार के माध्यम से क्रय शक्ति का हस्तांतरण होता है। एक देश जो दूसरे देश की मुद्रा को खरीदता है और उसके आधार पर वहां पर वो जो खरीदारी करता है। दूसरा होता है साख का कार्य। साख का मतलब होता है एक प्रकार से ऋण। अब अगर एक देश दूसरे देश से ऋण लेना चाहता है तो उसे उस देश की मुद्रा के अंदर ऋण मिलता है। जैसे मान लीजिए कि भारत जो है वो पाकिस्तान को लोन दे रहा है। अब पाकिस्तान जब भारत से लोन ले रहा है तो पाकिस्तान वैसे तो जो है लोन लेगा, भारत के पास तो रुपए है, लेकिन पाकिस्तान तभी लोन ले पाएगा जो भारतीय रुपए को अपने रुपए में कन्वर्ट करेगा। तो इस प्रकार से ये जो विदेशी विनिमय बाजार होता है, इसके अंदर जो है एक देश दूसरे देश की मुद्रा के साथ में विनिमय करता है और उसी के आधार पर जो ये साख का कार्य करते हैं। यानी उधार, एक देश दूसरे देश को उधार देता है, या एक जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जैसे IMF है या वर्ल्ड बैंक है वो भी ऋण देते हैं, तो वो भी विदेशी विनिमय बाजार के माध्यम से ही संभव होता है। नेक्स्ट होता है हेजिंग। हेजिंग जो इंपॉर्टेंट शब्द आप इसको याद रखिएगा, जिसको पूर्वोपाय या जोखिम से बचाव के उपाय कहते हैं। अब मान लीजिए कि भी एक व्यक्ति है राम, वो जो है USA से 2 महीने के बाद एक रेडियो मंगवाना चाह रहा है। आज रेडियो की कीमत जो वो $10 है, 2 महीने के बाद भी रेडियो की कीमत $10 ही रहेगी। लेकिन आज जो है रुपए के साथ में जो डॉलर की जो कीमत है वो $70 है। और हो सकता है कि भी आज उसने जो है वो रेडियो के लिए जो वो ऑर्डर दे दिया हो, और जब 2 महीने के बाद उसको रेडियो मिले उस समय हो सकता है कि भी ये $75 कीमत हो जाए। तो जो रेडियो आज उसको $700 में मिलना था, 2 महीने के बाद वो $750 का उसको मिलेगा। तो इस प्रकार से विदेशी विनिमय बाजार के अंदर विनिमय दर में लगातार उतार चढ़ाव होते रहते हैं, जिसकी वजह से जोखिम का एक जो है वो इश्यू होता है। तो उस इश्यू से बचने के लिए विदेशी विनिमय बाजार के अंदर जो है आगामी सौदे किए जाते हैं, अग्रिम जो है वो सौदे किए जाते हैं। अग्रिम सौदे का मतलब ये है कि जब इस व्यक्ति ने आज सामान मंगवाया, 2 महीने के बाद का जो इसने ऑर्डर दिया, लेकिन ये जो है दर पहले से ही तय कर लेते हैं कि भी 2 महीने के बाद मैं आपको भुगतान करूंगा, लेकिन 2 महीने बाद चाहे एक्सचेंज रेट कुछ भी रहे, चाहे 75 हो, चाहे 70 हो, चाहे 65 हो, चाहे 80 हो, मैं आपको 70 में ही भुगतान करूंगा। तो इस प्रकार से इसको हम जो अग्रिम सौदे बोलते हैं, जिसके अंदर जो आने वाले समय में सौदा किया जाता है उसकी दर पहले से ही निर्धारित कर ली जाती है, विनिमय दर, और उसी के आधार पर जो आगे भुगतान किया जाता है। जब भी सौदा होगा तो जब पेमेंट की जाएगी तब।
तो इसमें खरीदने वाले के लिए भी जोखिम रहता है और बेचने वाले के लिए भी जोखिम रहता है। जोखिम दोनों के लिए होता है। तो इसके अंदर दोनों ही जोखिम से बचने के लिए अग्रिम सौदे करते हैं और ये अग्रिम सौदे जो होते हैं वो विदेशी विनिमय बाजार के द्वारा ही पॉसिबल होते हैं। नेक्स्ट है विदेशी विनिमय बाजार की कार्य पद्धति, किस प्रकार से कार्य करता है, इसके अंदर जो कौन कौन सी प्रणाली प्रचलित है। तो विदेशी विनिमय बाजार जो है दो प्रकार के होते हैं, एक तो हाजिर या चालू बाजार सौदे, दूसरा होता है वायदा बाजार या जिसको आप अग्रिम सौदे बोलते हैं। तो ये जो होता है वो ऑन स्पॉट मार्केट होता है और ये जो होता है फ्यूचर मार्केट होता है। तो आइए इनको देखते हैं। हाजिर या चालू बाजार क्या होता है? यह वह बाजार जिसमें विभिन्न सौदों को वर्तमान में प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है। कि इसके अंदर जो है, मान लीजिए कि आज आप कोई वस्तु खरीद रहे हो, आज जो है $1 70 का है तो आप इसी में भुगतान करोगे। आप कल जो है एक वस्तु खरीदना चाहते हो, कल जो अगर ये ₹72 है तो आप ₹72 का ही भुगतान करोगे। तो जिस समय ये सौदा किया जाता है उस समय जो विनिमय दर प्रचलित होती है उसी विनिमय दर के ऊपर जो इसमें भुगतान किया जाता है। यह दैनिक प्रवृत्ति का होता है और उसमें जो विनिमय दर होती है उसे तात्कालिक या चालू विनिमय दर कहते हैं। तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि तात्कालिक या चालू विनिमय दर क्या होती है? कि जिस समय सौदा किया जाता है उस समय जो विनिमय दर प्रचलित होती है, जिस विनिमय दर के ऊपर जो है सौदा किया जाता है उसे हम तात्कालिक या चालू विनिमय दर कहते हैं। जैसे आज डॉलर के रुपए के अंदर जो विनिमय दर ₹75 है और आज जो सौदे इसी दर पर होते हैं ये जो है हाजिर बाजार या चालू बाजार कहलाता है, क्योंकि वर्तमान में जो विनिमय दर है अगर उस दर के ऊपर जो सौदा हो रहा है वो क्या है? हाजिर या चालू बाजार। और ये जो विनिमय दर है तात्कालिक या चालू विनिमय दर कहलाएगी। नेक्स्ट है वायदा बाजार। वायदा बाजार जिसको अपन अग्रिम सौदे भी कहते हैं। तो इसमें वो सौदे होते हैं जो वर्तमान जो है समय के अंदर किए जाते हैं, लेकिन उन सौदों का जो भुगतान होता है वो भविष्य में किया जाता है। लेकिन भविष्य के अंदर जो भुगतान किया जाता है वो पूर्व निर्धारित दर के ऊपर किया जाता है। कि आज जो अपने हमने जो है 3/4/21 को एक एग्रीमेंट किया कि हम जो है एक्स वस्तु परचेज करेंगे आपसे और ये वस्तु हम जो आपसे 3 महीने के बाद लेंगे। इसका मतलब हम जो है भुगतान करेंगे वो 3/7/21 को भुगतान करेंगे। अब आज जो विनिमय दर है वो $75 जो है वो ₹75 प्रति डॉलर है और हमने कहा कि भी अगर हम आपको 3 महीने के बाद भुगतान करेंगे तो उस समय चाहे विनिमय दर कुछ भी हो हम आपको जो है 75 के हिसाब से जो है वो पेमेंट करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो है सौदा तो आज तय हो गया, लेकिन इसका भुगतान जो है आने वाले किसी दिनांक को या तिथि को किया जाएगा और उस समय जब इसका भुगतान किया जाएगा तो उस समय की प्रचलित दर को नहीं देखा जाएगा, बल्कि जो दर पहले से ही निर्धारित हो गई है, जो दर पहले से ही दोनों जो खरीदार है और जो विक्रेता है उनके बीच में तय हो गई है, उसी दर के ऊपर जो भुगतान किया जाता है। तो इस प्रकार से इनको जो हम अग्रिम सौदे बोलते हैं। और ये जो हेजिंग का एक तरीका है, हेजिंग का मतलब कि भविष्य में विनिमय दर में होने वाले उतार चढ़ाव से बचने के लिए, उससे उससे होने वाले नुकसान से बचने के लिए पहले से ही जो अग्रिम सौदे होते हैं उनकी विनिमय दर तय कर ली जाती है और उसी दर के ऊपर जो भुगतान किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल भारत का एक व्यक्ति अमेरिका से एक वस्तु जो है 2 महीने के बाद खरीदना चाहता है। आज ₹75 एक डॉलर है, $10 की वस्तु है, वो 2 महीने के बाद उसको ₹750 का भुगतान करेगा और जिस दिन भुगतान किया जाएगा उस दिन चाहे विनिमय दर कुछ भी हो, इस सौदे से उसका कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही जो विनिमय दर तय है 75, उसी के ऊपर जो भुगतान किया जाएगा। और अग्रिम सौदे के अंदर ये ध्यान रखिएगा कि एडवांस पेमेंट नहीं होती। इसके अंदर जिस समय वस्तु मिलती है, जिसमें वो 2 महीने, 3 महीने, 4 दिन, 10 दिन जब भी वो वस्तु लेता है उसी समय जो उसका भुगतान किया जाता है। अब आगे है वायदा बाजार। जो ये चल रहा था कि इसके अंदर जो सौदे होते हैं वे भविष्य से संबंधित होते हैं, इसलिए भविष्य की विनिमय दर को ये निर्धारित करते हैं। भविष्य की विनिमय दर का मतलब जैसे आपने वहां एग्जाम्पल लिया था तो 3 महीने के बाद की दर निर्धारित कर दी कि 3 महीने के बाद जो है $1 बराबर जो है वो ₹75 होगा।
तो इस प्रकार से ये तो वायदा बाजार होता है, ये भविष्य की विनिमय दर निर्धारित करता है। अब वायदा बाजार के लाभ या उद्देश्य, एक तो यह विनिमय दर में होने वाले प्रतिकूल परिवर्तन से होने वाले जोखिम को बचाता है, जिसको हम हेजिंग बोलते हैं, पूर्वोपाय बोलते हैं। जैसे आज हमने जो वो सौदा किया कि 3 महीने के बाद में हम जो है एक वस्तु लेंगे, आज जो है 75 रुपये प्रति डॉलर है और 10 डॉलर की हमें वस्तु लेनी है, तो अगर हम आज पेमेंट करते हैं तो वो 750 रुपये की। अगर मान लीजिए कि भी हमने जो है वो वायदा बाजार नहीं किया, वायदा बाजार के हिसाब से हमने जो वो सौदा नहीं किया, हमने कहा कि हम तो करंट रेट के ऊपर खरीदेंगे, तो करंट रेट के ऊपर हो सकता है कि उस दिन जो ये 80 की हो जाए, तो इसका मतलब हमें जो है 800 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा, तो इसमें खरीदार को नुकसान होने की संभावना है। अगर ये 70 की हो जाएगी तो हमें केवल जो वो 700 रुपये का भुगतान करना पड़े, इसमें हमें बेनिफिट होगा। इस प्रकार से ये जो अनिश्चितता की स्थिति होती है, जिसमें कि जोखिम होने की भी संभावना होती है, उससे बचने के लिए अग्रिम सौदे कर लिए जाते हैं। अग्रिम सौदों का मतलब भविष्य में भुगतान करने वाली विनिमय दर का निर्धारण कर दिया जाता है। दूसरा, ये जो वायदा बाजार होता है, इसमें सट्टे से होने वाला लाभ है वो भी कमाया जा सकता है, जिसको हमने पहले डिस्कस कर लिया कि विनिमय दर में होने वाले उतार चढ़ाव के कारण जो है, एक जो सट्टेबाज होता है वो अपने पास में खरीद कर लेता है विदेशी विनिमय की, तो उसका लाभ भी उठा सकता है और उसको नुकसान भी हो सकता है। इसी के साथ अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।